आज की चर्चा में हमने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस टेन्योर के बाद जो कॉर्पस मिलेगा उससे जिंदगी की बहुत सारी लायबिलिटीज को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस फंड को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, जिसको हमने CAGR के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है फॉर 3 टाइम होरिजन, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, और इस शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने उसको ट्रांसलेट किया है इनटू द कॉर्पस अमाउंट। इसका मतलब कि हम ये देखेंगे CAGR में कुछ इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन है कि 21% का CAGR है, 22% का CAGR है। ठीक है, 22 नहीं 21 मिला, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू द कॉर्पस और जब कॉर्पस का डिफरेंस देखेंगे 10 साल के बाद, तो फिर हमें समझ में आता है कि हमें फंड को शॉर्टलिस्ट करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ट्रांसलेट करने के बाद फिर हम इसकी रैंकिंग करेंगे हम अपने परसेप्शन के हिसाब से। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, ये परसेप्शंस सब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का अलग अलग होता है। हमारा परसेप्शंस कोई जरूरी नहीं कि उससे आप एग्री हों, लेकिन जो फिगर हैं, जो डेटा हैं, वो डेटा है, उसमें आप भी एग्री होंगे, हम भी एग्री होंगे। ऑल दो रैंकिंग में हम और आप हो सकता है एग्री ना कर सकें, ना एक पॉइंट पे, एक बिंदु पर ना है। जिसे मैं फर्स्ट कहता हूँ, हो सकता है आपके नज़र में वो थर्ड हो, जिसको मैं 8th कहता हूँ आपके नज़र में हो सकता है 5th हो। इट माइट बी पॉसिबल। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है CAGR के बेस पे उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो हमने 3 टाइम ईयर्स होरिजन में, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम होरिजन में CAGR के बेसिस पे हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और सबसे पहले हमने 10 ईयर्स के टाइम होरिजन में उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिसका CAGR 20% या उससे अधिक हो। उसके बाद फिर हमने 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में मोर देन 80% CAGR जिसके हैं उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। और फिर 3 ईयर्स के टाइम होरिजन में हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका CAGR मोर देन 30% है। और जब हम देखें 3 ईयर्स के टाइम होरिजन में टोटल फंड्स 293 थे और उसमें से 43 फंड्स ऐसे थे जिनका CAGR मोर देन 30% था। 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में टोटल फंड्स 237 थे जिसमें से केवल 15 फंड्स ऐसे थे जिनका CAGR मोर देन 18% था। और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में टोटल फंड्स 181 थे जिसमें केवल 30 फंड्स थे जिनका CAGR मोर देन 20% था। अब यदि इनको हम ट्रांसलेट करें इनटू द परसेंटेज तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स के CAGR में 14.67% ऐसे फंड्स थे जिनका CAGR मोर देन 30% था। 5 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में टोटल 6.32% फंड्स ऐसे थे जिनका CAGR मोर देन 18% था। और यदि 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में बातें करें, इट वाज 16.57% फंड्स जिनका CAGR मोर देन 20% था। तो इस बेसिस पे, पहला पार्ट, इस बेसिस पे हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और हमने देखा है कि इन तीनों टाइम हॉरिजन में जो फंड्स कॉमन है उसको फाइनल शॉर्टलिस्टिंग की है। सबसे पहले फिर बता दूं, सबसे पहले इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग ब्लॉक्स में फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया, फिर इन तीनों को एक साथ देखा और उसमें देखा कि वो फंड्स जो इन तीनों ही ब्लॉक्स में कॉमन हैं, इन तीनों ही टाइम हॉरिजन कॉमन है, इस बेसिस पे, इस क्राइटेरिया पे, उसको हमने फाइनल शॉर्टलिस्ट किया। और वो फंड हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, क्वांट का फ्लैक्सी कैप, क्वांट का टैक्स प्लान, SBI स्मॉल कैप, क्वांट का एक्टिव फंड और निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। और जब हम देखते हैं 3 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में इनका CAGR का क्या कहानी थी, तो देखते हैं कि सबसे अधिक CAGR 43.09% ये था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का और सबसे कम 30.91% था, वो भी निप्पॉन का ही है, वो निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है। अब बाकी सारे फंड्स का CAGR जो है 3 ईयर्स टाइम हॉरिजन में इन दोनों 43.09 और 30.91% के बीच में है। यही बातें यदि हम 5 ईयर्स के CAGR की यदि करें तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक CAGR जो है 23% यह है क्वांट टैक्स प्लान का
और सबसे कम 18.21 वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का है, और बाकी सारे फंड्स के 5 इयर्स के CAGR 23 और 18.21 के बीच में है, सारे उसमें हैं। और यदि हम बातें करें 10 इयर्स के CAGR की, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक CAGR इट इज 29.42%, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, और सबसे कम इट इज निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जिसका कि CAGR 20.43% है। अब यदि सेगमेंट वाइज और AMC वाइज यदि इन 8 फंड्स को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें मिड कैप के 1 फंड थे, स्मॉल कैप के 5 फंड थे, ELSS के 1 फंड, फ्लेक्सी कैप के 1 फंड और मल्टी कैप के 1 फंड है, जबकि क्वांट AMC का 3 फंड है, निप्पॉन का 2 फंड है, और SBI, DSP और कोटक के 1 फंड है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 3 फंड क्वांट के, 2 फंड निप्पॉन के, 1 फंड कोटक का, 1 फंड DSP का और 1 फंड SBI स्मॉल कैप का। अब इन CAGR को यदि एक साथ देखें तो एक कॉमन इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन होता है कि 43, फॉर एग्जांपल निप्पॉन का 3 इयर्स का CAGR 43.09% है। इसका मतलब क्या? यदि 3 साल पहले, सिंपल कि यदि 3 साल पहले हम 1 लाख रुपए जमा कराए होते तो आज के दिन में क्या मिलता? फॉर एग्जांपल 10 इयर्स में 23.71% है कोटक स्मॉल कैप का है। हम यदि जानना चाहेंगे कि 10 साल पहले यदि 1 लाख रुपए जमा कराए होते तो इस CAGR के बेसिस पे कितना कॉर्पस बनता, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेट करना। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं इन CAGR को कॉर्पस में, और उसमें हम देखते हैं, हमने माना है कि आज से कि 1 लाख रुपए हमने आज से 3 साल पहले 18/8/2020 को, 18/8/2018 को 5 साल पहले, और 18/8/2013 10 साल पहले को यदि जमा कराया होता तो आज के दिन में यानी 28/8/2023 को यदि मैं रिडेम्पशन लेता तो आज कॉर्पस की वैल्यू क्या होती। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ऑल फंड्स हैं, ये सारे फ्रेंड्स के पहले बता दूं कि सारे जो फिगर्स हैं ये लाख में लिखे हुए हैं। हमने देखा है इसमें, यदि हम इसकी ट्रांसलेशन की बातें करें कि यदि हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो कि 3 इयर्स के CAGR के बेसिस पे सबसे अधिक CAGR है 2.93 लाख रुपए आज के दिन में बनते। इसका मतलब 1 लाख रुपए हम 18/8/2020 को इन्वेस्ट किए होते तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो सबसे अधिक 2,93,000 रुपए आज के दिन में बनते, और सबसे कम ये अमाउंट होता 2,24,000 यदि हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जमा किए होते। इसका मतलब बाकी जो सारे 6 फंड हैं, इन फंड्स में यदि 1 लाख रुपए 3 साल पहले जमा किए होते तो 2,93,000 और 2,24,000 के बीच में कोई फंड्स मिलता मुझे। यही बातें यदि हम 5 इयर्स के टाइम होरिजन की करें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक हमें यदि 18 अगस्त 2018 को 1 लाख रुपए जमा किए होते तो आज के दिन में सबसे अधिक अमाउंट में 2,82,000 मिलते यदि हम क्वांट टैक्स प्लान में जमा किए होते, और सबसे कम हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मिलता जहां की ये कॉर्पस 2.31% है। अब यही बातें यदि हम 10 इयर्स के CAGR की करें, यदि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में यदि हम 18/8/2013 को पूरे 10 साल पहले जमा किए होते और रिडम्पशन हमने आज के दिन 18/8/2023 को किया होता तो सबसे अधिक फंड हमें 13,10,000 रुपए मिलते यदि हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जमा किए होते, और सबसे कम मिलता मुझे 6.42 लाख यदि हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जमा किए होते। अब फ्रेंड्स यदि हम देखें 10 इयर्स के CAGR पे कि सबसे अधिक 13 लाख, सबसे कम 6,42,000, ये ऑलमोस्ट दुगुना का फर्क है। तो फ्रेंड्स ये कहना केवल कि CAGR थोड़ा कम है या अधिक है, उसका मायने जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके मायने काफी बढ़ते जाते हैं। अब यदि इन 8 फंड्स को हम रैंक करना चाहें, हमारे परसेप्शन के हिसाब से रैंकिंग कुछ और हो सकती है और आपके हिसाब से कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो रैंकिंग है, जैसे मैंने पहले चर्चा की हुई है, कोई कह सकते हैं निप्पॉन इंडिया फर्स्ट में होना चाहिए, 1 लाख का 13 लाख 10 साल में हो गया है, SBI का होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन जो मेरा परसेप्शन है उसके हिसाब से 1 नंबर पे सबसे पहले SBI स्मॉल कैप, 2 नंबर पे सबसे पहले 13,10,000 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप,
सबसे पहले इसकी बातें कर लें कि हमने इसको 1 या 2 पे क्यों रखा। आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कुछ चीजें देखते होंगे कि यदि आपने 1 लाख रुपए 18/8/2020 को जमा किया होता तो आपको 2,93,000 रुपए मिलते, और वही 1 लाख यदि उसके 2 साल बाद यानी 2 साल पहले 18 अगस्त 2018 को जमा किए होते तो आज के दिन में 2,66,000 बनते। फ्रेंड्स, 3 साल में 2,93,000 और 5 साल में 2,66,000। टाइम होरिजन बढ़ता है, कॉर्पस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां ये उल्टा हो रहा है। और यही कुछ कुछ फंड्स में और भी हैं ऐसे, केवल निप्पॉन इंडिया में नहीं है। एक फंड है दिस डीएसपी स्मॉल कैप, जिसमें कि 3 इयर्स के सीएजीआर में 2,46,000 बनते तीन साल में, अब 5 साल में बनते 2,34,000। ये 2,34,000 इज लेस देन द 3 इयर्स का जो कॉर्पस है। उसके हिसाब से कुछ और एक आध फंड और हैं। बेसिक पर्पस इसको जो समझने की बातें हैं कि पिछले 3 साल और 5 साल में क्या डिफरेंस है। पिछला 3 साल मीन्स 18/8/2020, उस टाइम कोविड पीक पर था, स्टॉक मार्केट लोएस्ट पे तो नहीं था लेकिन काफी नीचे था। तो उस टाइम जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, निश्चित रूप से आज के दिन में जैसे 30-32 हजार के आसपास रहे थे, तो आज के दिन में 65,000 के आसपास है, तो निश्चित रूप से पैसे दुगने तिगुने तो होंगे ही होंगे। लेकिन 5 इयर्स के सीएजीआर में देखें आप, 5 ईयर का सीएजीआर का मतलब है उन्होंने 18 अगस्त 2018 को जमा किए थे, जिसमें कोविड का पीरियड आया। उन्होंने पहले जमा किया, कोविड के प्री कोविड तक अच्छा ग्रोथ था, कोविड में फिर डाउन हो गया, उसके बाद वहां से फिर ये अप हुआ। तो इसमें ये कम हो गया जनाब। इसका मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में हालांकि 13,10,000 रुपए सबसे अधिक इन्होंने 10 साल में बनाए, लेकिन इनका रिटर्न कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप जो है, इनका देखें कि 3 इयर्स में 2.29 है, लेकिन 5 इयर्स में हालांकि स्लाइट डिफरेंस ही है। लेकिन यदि कंपेयर करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप का बेहतर है इन कंपैरिजन टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसलिए हमने एसबीआई स्मॉल कैप को फर्स्ट पे रखा है और निप्पॉन इंडिया को सेकंड पे रखा है। और इस हिसाब से जैसे डीएसपी और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, यहां देखें डीएसपी का जो 10 ईयर का है 9.84 लाख रुपीस है, जबकि क्वांट का 8.59 है। लेकिन हमने डीएसपी को 3 पे रखा है, इसको 4th पे रखा है। अब 5 और 6 की बातें कर लें। 5-6 में देखें कि 8,40,000 बना है कोटक स्मॉल कैप में, इसको रखा है 6 पर हमने, लेकिन 10 साल में बना है इसमें 8.38 कम वाले को हमने रखा है 5 रैंक पे, जबकि 8.40 को वाले को रखा है 6 रैंक पे। यहां भी कहानी जनाब वही है कि 2.41 2.59 3 इयर्स का था और 2.56 5 इयर्स का था। इसका मतलब कंसिस्टेंसी यहां भी नहीं है। तो हमने देखा कि 2 फंड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और निप्पॉन कोटक स्मॉल कैप में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। हालांकि 10 इयर्स का सीएजीआर इन दोनों का बेहतर है, इसीलिए हमने इसको अपने क्रम से रैंक किया है। हालांकि मैं जैसे बार बार रिपीट करता हूं, ये रैंकिंग हो सकती है आपके लिहाज से कुछ और हो, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि इस 8 फंड्स में से 4, 5, 6 फंड जो ऊपर के हैं, इन फंड्स में यदि हम लमसम भी इन्वेस्ट करें तो ये गारंटी नहीं है कि ये इतिहास फिर ये फंड दोहराए, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। थैंक यू।